हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 20 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 130, गिवन यूनिट एम्पियर टर्न पर मीटर, डिफाइन विच टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आपको जो चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन से ऑप्शन की यूनिट होगी वो एम्पियर टर्न पर मीटर होगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मैं एक फार्मूला यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। उसका देखिए फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए वैसे इसका फार्मूला हो गया H इक्वल टू Ni/L। ठीक है, अब N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या होती है, एम्पियर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 80। और लंबाई किस में होती है फ्रेंड, लेंथ किस में होती है, मीटर में। तो ये क्या हो गया, 80/मीटर। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका फार्मूला होगा एम्पियर टर्न्स पर मीटर। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 131. Kirchhoff law is applicable to option number A, passive network only, option number B, AC network only, option number C, DC network only, option number D, both AC and DC सर्किट। तो फ्रेंड देखिए, किरचॉफ की जो लॉ होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बोथ AC एंड DC नेटवर्क पे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटिव सर्किट। तो देखिए फ्रेंड, कैपेसिटिव सर्किट में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर का जो फार्मूला होता है वो होता है W इक्वल टू आ CB², या तो आप इसको CB² बोल सकते हैं या फिर 1/2 CA², वेयर C इज द कैपेसिटेंस और A इज द वोल्टेज। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें C होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 133, इन दी फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B। तो फिर उस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि टर्मिनल A एंड B के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर सर्किट को एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको जो डायग्राम गिवन है वो इस टाइप का डायग्राम गिवन है। यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, एक कैपेसिटेंस यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपका टर्मिनल A टर्मिनल है और ये टर्मिनल आपका B टर्मिनल है। और यहाँ से उन्होंने क्या किया, एक कैपेसिटेंस और लगा दिए है और इसकी वैल्यू है C/2, इसकी वैल्यू है C और इसकी वैल्यू है C। अब देखिए फ्रेंड, ये दोनों किस में फ्रेंड, ये दोनों फ्रेंड्स है सीरीज में। तो सीरीज के केस में जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है वो होता है C×C अपॉन C+C, मतलब रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट। तो कितना हो जाएगा, C²/2C। अब उसके साथ में C/2 क्या है, C/2 है पैरेलल में। तो पैरेलल में फिर फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं टोटल कैपेसिटेंस लिखना चाहूँ तो C²/2C, इसके पैरेलल में C/2, तो आपको जस्ट ऐड करना है ना, रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट वाला फार्मूला से यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, C/2 + C/2 कितना हो जाएगा, 2C/2 = C। देखिए मैम, अगर कैपेसिटेंस में दो कैपेसिटेंस सीरीज में है तो फिर फार्मूला आपको यूज करना है C1 × C2/C1/C2। अगर दो कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो फिर आपको फार्मूला यूज करना है कौन सा, C1 + C2 वाला, मतलब जस्ट अपोजिट है रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो अगर पैरेलल में है तो ये वाला फार्मूला यूज करना है और सीरीज में है तो ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा C होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 134. A balanced star connected load of 8 plus J6 ohm per phase is connected to a 3-phase 230 volt supply. Power being consumed by the load is। तो फ्रेंड्स आपसे ये पूछा गया है कि जो लोड होगा वो कितनी पावर को कंज्यूम करेगा। एक बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड लगा हुआ है जिसकी जो वैल्यू है वो 8 + 6 ओम है। ठीक है, और ये 3 फेज सर्किट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इम्पीडेंस निकाल देते हैं पर फेज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इम्पीडेंस पर फेज मीन्स ZPH। क्या होता है फार्मूला, क्योंकि आपको क्या दिया, आपको गिवन है 8 + J6 है ना, R + JXL गिवन है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, R² + XL²। ठीक है, अब R की वैल्यू आपको गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ओम।
यानी जो जेड पी एच की वैल्यू आ गई पर फेज वो आ गई 10 ओम। अब आप क्या करिए फ्रेंड, वोल्टेज निकाल लीजिए पर फेज। वोल्टेज का फार्मूला क्या होगा पर फेज, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा स्टार कनेक्टेड लोड है। तो स्टार कनेक्टेड लोड में जो फेज वोल्टेज होता है वो वी एल अपॉन रूट थ्री होता है, मतलब लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई रूट थ्री। तो लाइन वोल्टेज कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में 230, इसको रूट थ्री से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 132.79 वोल्ट। अब आपके पास फेज वोल्टेज भी आ गया। अब आप क्या करिए फ्रेंड, पावर फैक्टर निकाल लीजिए। पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, cos पाई इक्वल टू आर अपॉन जेड। आर आपको गिवन है 8 और जेड आपने निकाल लिया एम्पीडेंस पर फेज, तो 10 था ये, तो कितना आ जाएगा 0.8, मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू आ गई 0.8 और वीपीएस की वैल्यू आ गई 132.79। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब फ्रेंड्स आपको निकालनी है करंट पर फेज। तो आप क्या लिखेंगे, आई पी एच इक्वल टू बी पी एच अपॉन जेड पी एच। ठीक है, तो पर फेज वोल्टेज था 132.7 और पर फेज इम्पीडेंस था 10, कितना आ जाएगा 13.27। ठीक है, एम्पियर। अब आपसे फ्रेंड पावर पूछी गई है, तो पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 बी पी एच आई पी एच कॉस पाई। ठीक है, इन केस ऑफ थ्री फेज सर्किट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू पुट कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाई वीपीएस की वैल्यू थी 132.7, आईपीएस की वैल्यू थी 13.27 एंड पावर फैक्टर की जो वैल्यू आई थी वो 0.8 आई थी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा 4229 वोल्ट। एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो इसमें जो नियर वोल्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा जो बी होगा वो उसमें करेक्ट जाएगा 4232। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ना एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं आप। अगर आपको फेज वाला फार्मूला यूज नहीं करना है तो यहाँ पे एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं, √3 बी एल आई एल कॉस पाई। दोनों से आंसर की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, चलिए तो नियर अबाउट ये ऑप्शन हम लोग नोट करेंगे 4232 वाट। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो उस पर करेक्ट हो जाएगा। Question number 135. In Fleming right hand rule, the middle finger indicates the direction of option number A, force on a current carrying conductor. Option number B, dynamically induced EMF in a conductor. Option number C, magnetic field. Option number D, motion given to the conductor. तो देखिए फ्रेंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स की बात करो तो जो मिडिल फिंगर होती है वो इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर के लिए। थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड द फर्स्ट फिंगर और फोर्थ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपसे मिडिल फिंगर के बारे में पूछा गया था, तो मिडिल फिंगर इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 136, which has a higher resistance, a 2 kilowatt electric heater or a 200 watt filament bulb, both mark for 230 वोल्ट। तो फिर इसमें आपसे पूछा गया कि इनमें से आपको दो वैल्यू गिवन है, एक तो 2 किलोवाट का इलेक्ट्रिक हीटर की वैल्यू इलेक्ट्रिक हीटर है और एक 200 वाट का फिलामेंट बल्ब है, और दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट का वोल्टेज है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो सबसे हाई होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले अगर हमारे की पावर की बात करो तो पहले पावर आपको गिवन है P1 की बात करो, हीटर की बात करो तो ये 2 किलोवाट है ना, तो इसको वाट में चेंज कर लेते हैं। ये आपको हीटर की वैल्यू गिवन है। ऐसे P2 आपको गिवन है बल्ब के बारे में, तो ये है 200 वाट का बल्ब है ये। ठीक है, अब दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट का वोल्टेज है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए फ्रेंड फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है V² अपॉन R। यहाँ से अगर मैं P1 कर दूँ, यहाँ पे R1 कर दूँ, R1 किसका रेजिस्टेंस है तो हीटर का है। तो अगर मुझे R1 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, P² अपॉन P1 करूँगा। ठीक है, और V² की वैल्यू क्या है 230 मल्टीप्लाई बाई 230। P1 की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो P1 को R1 की आ जाएगी। इन केस ऑफ हीटर का रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको 26.45 ओम। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको R2 निकालना है बल्ब के लिए, तो R2 का क्या हो जाएगा V² अपॉन P2। वोल्टेज की वैल्यू सेम है दोनों के केस में, तो 230 मल्टीप्लाई बाई 230। P2 की वैल्यू कितनी है 200 वाट है,
इसको आप सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 264.5 ओम। तो देखिए फ्रेंड, वॉल पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वॉल पर रेजिस्टेंस है 264.5 एंड न्यूट्रल का रेजिस्टेंस है 260.45। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें वॉल वाला होगा वो ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 200 वॉट वॉल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 137, पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट लाई बिटवीन। तो देखिए फ्रेंड, एसी सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है उसकी जो वैल्यू लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें ए होगा उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, टू हीटर रेटेड एट 1000 watt 250 each are connected in series across a 250 volt 50 hertz AC means the total power draw from the supply would be। तो देखिए फ्रेंड, आपसे यही बोला गया है कि दो हीटर है जो सीरीज में कनेक्टेड है और उनके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 250 वोल्ट का वोल्टेज है। तो आपको टोटल पावर बतानी है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसमें इंडिविजुअली R1 और R2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर मैं आपको बताता हूँ पहले डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए डायग्राम आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन होगा वो एक तो बल्ब ये हो गया, ठीक है, और एक ही हो गया। इनके क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है, ये गिवन है 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। इसका नाम मैं P1 दे देता हूँ, उसके नाम मैं P2 दे देता हूँ। तो ये P2 हो गया। P2 की जो रीडिंग गिवन है वो है 1000 वॉट एंड 250 वोल्ट। P1 की जो रीडिंग गिवन है, P1 इक्वल टू गिवन है 1000 वॉट एंड 250 वोल्ट 250 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से पहले आप क्या करिए, पहले हम R1 निकाल दीजिए। V स्क्वायर अपॉन P1, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी R1 R2 की, क्योंकि दोनों के जो रेटिंग है, जो वैल्यू गिवन है वो सेम ही है। ठीक है, ये हो जाएगा 62.5 ओम। ऐसे ही आप अगर आप R2 कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपको मिलेगा V स्क्वायर अपॉन P2 250 मल्टीप्लाई बाई 250 अपॉन 1000। ठीक है, ये भी मिलेगा 62.5 ओम। अब यहाँ से आप क्या करिए, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, तो 62.5 प्लस 62.5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125, लिख लीजिए 125 ओम। अब फ्रेंड्स आप क्या करिए, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए टोटल करंट की वैल्यू। तो देखिए अगर मैं बात करूँ तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, मतलब टोटल रेजिस्टेंस टोटल R। वोल्टेज कितना था 250, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 125, तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। अब आपसे टोटल पावर पूछी गई है तो आप लिख लीजिए टोटल पावर ड्रॉन्स फ्रॉम द सप्लाई, क्या हो जाएगा, P इक्वल टू VI। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 250 वोल्टेज, करंट कितनी है 2 एम्पियर, कितना आ जाएगा 500 वॉट। ठीक है, तो टोटल पावर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 500 वॉट। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, एन इंडक्टर N इज कनेक्टेड अक्रॉस द 220 वोल्ट DC सप्लाई, व्हाट विल बी द रिएक्टेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे रिएक्टेंस की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, इंडक्टर के केस में जो रिएक्टेंस का जो फार्मूला होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का, वो होता है XL इक्वल टू ओमेगा L। अब आपसे किसकी बात हो रही है, इसमें DC की बात हो रही है। ठीक है, और DC फ्रिक्वेंसी क्या होती है फ्रेंड्स, DC फ्रिक्वेंसी होती है 0। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा के लिए 2πf इंटू L। अब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू उसमें हो गई 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई L, तो क्या हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस 0। ठीक है, तो DC के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू हो गई 0 क्योंकि फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थी 0। तो ऑप्शन में दोबारा C होगा, उसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आज हमने वीडियो का पार्ट नंबर 20 डिस्कस किया। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।